आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कोई भी बड़ा ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, स्पेसिफिकली कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। और वो है बेसिक डिफरेंसेस कि सच में बड़े ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं और छोटे ट्रेडर उस तरीके से ट्रेड क्यों नहीं कर पाते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, किस तरीके से बड़े ट्रेडर बहुत कम रिस्क लेकर और प्रॉफिट बना पाते हैं और किस तरीके से या क्यों छोटे ट्रेडर्स को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर मेरी गारंटी है कि आपको इसमें फुल वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यू मिले या नहीं मिले, दोनों में से कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज में रखूँगा, 6-7 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बड़ा ट्रेडर हम बोल किसको रहे हैं यहाँ पर। ऐसे बड़े ट्रेडर मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा ट्रेडर किसे बोल रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई भी ट्रेडर अपने शेयर में इन्वेस्टिंग अगर लॉट साइजेज में कर रहा है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक एक लॉट खरीदते या बेचते हैं, 2 लॉट 10 लॉट, लेकिन आप एक शेयर की तरह जो है खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, आपको लॉट्स में करनी पड़ती है। तो यदि आप शेयर भी लॉट्स के हिसाब से खरीदते हैं तो आप उस बड़े ट्रेडर की कैटेगरी में आ गए हैं। और उसके ऊपर यदि आप यूट्यूबर हैं जैसे कि मैं हूं, तो फिर ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। तो फ्रेंकली बोलूं तो हाथी के दांत हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। क्यों दिखाते हैं आप सब लोग जानते हैं। तो आज मैं बिल्कुल फ्रेंकली आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर बताने वाला हूं। तो जो डेफिनेशन मैंने दी है उस डेफिनेशन के हिसाब से आप मुझे बड़ा ट्रेडर बोल सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं, मगर इतना कि मैं लॉट्स में बाय और सेलिंग करता हूं। तो आप यहाँ पर मेरा थोड़ा सा जो है वो पोर्टफोलियो की थोड़ी सी झलक देखें। और यदि आप मेरे ट्रेड देखेंगे, यहाँ अगर मैं पोजीशंस में जाऊँगा, होल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन में जाऊँगा, तो आप मेरे ट्रेड देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहली बात आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है स्टार्टिंग से एंड तक, सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटी। यानी कि मैं ऑप्शन सेल करता हूं, बाय नहीं करता हूं। ठीक है, ये क्यों कहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आऊँगा। और दूसरा आप देखेंगे कि मेरे मैक्सिमम जो ट्रेड हैं ज़्यादातर वो शेयर्स में हैं, इंडेक्सेस में नहीं हैं। आप देखेंगे यहाँ से, आप फिर स्क्रॉल कीजिए, पूरी जो लिस्ट है ये सिर्फ शेयर्स हैं। इसमें यहाँ पे नीचे आपको एक आज का छोटा सा ट्रेड है, 2 ट्रेड है एक्चुअली आज जो सुबह मैंने लिए थे बैंक निफ्टी में। तो वो आपको मैं एक्चुअली उनको सेपरेट करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, एक 9:15 पे एंटर किया था, 9:20 पे निकल गया हूँ, एक 1:26 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एंटर किया था, 1:30 पे मैं निकल गया हूँ। तो ये बैंक निफ्टी में। तो इस तरह के अगर कुछ बहुत ही बढ़िया ट्रेड अगर अचानक मिल जाते हैं तो मैं ट्रेड लेता हूँ उस तरह के। अदरवाइज मैं एक अलग तरह की ट्रेडिंग करता हूं जो कि बड़े इन्वेस्टर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप बात ट्रेडिंग की कर रहे हैं और आप बार बार इन्वेस्टर बोल रहे हैं। तो पहला जो ट्रूथ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोस्टली सारे जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात फिर नहीं कर रहा हूं, झुनझुनवाला टाइप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नॉर्मली 1 करोड़ से 100 करोड़ के बीच वाले जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो YouTube पर ट्रेड करते हैं सबका अपना एक पोर्टफोलियो है जिसमें उन्होंने शेयर्स खरीद के रखे हैं। ज़्यादातर शेयर्स वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के हैं। तो वो इन्वेस्टर फर्स्ट हैं, ट्रेडर उसके बाद हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। नया पर्सन जब मार्केट में ट्रेडिंग करने आता है तो वो 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए लेकर आता है ट्रेडिंग करने, और फिर वो सीधा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टार्ट करता है। फ्यूचर्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मार्जिन ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन में भी बाइंग से शुरू करता है। तो एक नए ट्रेडर में और जो घाघ आदमी है जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है, दोनों में किस तरह का डिफरेंस होता है। तो ये हमको लेकर आता है कि दोनों के एम में, दोनों की रिक्वायरमेंट में फ़र्क क्या है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। तो सोचिए कोई एक इन्वेस्टर है जिसने अपना 10 CR का लेट्स से पोर्टफोलियो है 10 करोड़ का, और उसने वो इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो भी उसको सालाना रिटर्न मिलता है 10%, 12%, कभी मार्केट नीचे कभी ऊपर, वो कुछ भी रिटर्न मिल सकता है। उसके ऊपर बिना रिस्क लिए अगर वो महीने का 1% और जोड़ पाए, हैं 1 से 1.5%, 1 से 2%, कोई 1% टारगेट करते हैं, कोई 1.5% टारगेट करते हैं, अगर वो एडिशनल जोड़ पाए
तो उसको जो 12% मिलता है वो बढ़ के 25 से 30% तक चला जाता है। तो 12% में रिटर्न इतना एग्रेसिव नहीं लगता, लेकिन वही रिटर्न, क्योंकि आपकी इक्विटी का पोर्टफोलियो अगर 12% दे रहा है और आपने 1% भी ऐड किया उसके ऊपर, तो साल का 12 से 13% वो ऐड हो जाता है, तो आपको लगभग 25% का साल का रिटर्न बन जाता है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है उसका ट्रेडिंग से एम है 1% निकालना महीने का, लेट से, ठीक है। और जो छोटा ट्रेडर आया है मार्केट में, मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए लेके आया, 1 लाख छोड़िए, मान लीजिए 10 लाख वाला भी ट्रेडर आया, ठीक है। अब वो 10 लाख वाला ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडिंग करने आया है 10 लाख रुपए लेके। अगर वो पर्सन ट्रेडिंग करने की बजाय नौकरी करता, तो मान लो कि उसको 25,000 रुपए की नौकरी मिलती, मान लो, ठीक है। वैसे 50 तक भी मिल सकती है, पर 25 मानते हैं कि उसको 25,000 की नौकरी जो है वो मिल जाती। वो नौकरी छोड़कर 10 लाख लेकर ट्रेडिंग करने बैठा है। अब उसको वो अपना जो नौकरी में मिलता 25,000, अब अगर वो 10 लाख से ट्रेड कर रहा है और अगर एक महीने में 5% कमाता है तो उसका 50,000 बनेगा, 2.5% कमाता है तो उसका 25,000 रुपये बनेगा। तो 10 लाख रुपए आप लेकर बैठे हो, हर महीने 2.5% कमाना तो आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात हो जाती है कि जितनी आपकी सैलरी मिलती है उसके बराबर आप आए हो। उससे ऊपर कमाना चाहते हो तो हर महीने आप 5% कमाने की कोशिश करोगे। तो आपकी रिस्क और आपका रिवॉर्ड जो है वो बहुत हाई है। आपको 5% रिवॉर्ड चाहिए तो आपकी रिस्क बहुत हाई है। यहाँ जो बड़ा ट्रेडर बैठा है बड़ा अमाउंट लेके, उसको सिर्फ 1% चाहिए, और वो भी वो कोशिश करेगा कि रिस्क फ्री मिले, और उनको मिलता है रिस्क फ्री। कैसे मिलता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपके पास पूरी रिस्क है। अमाउंट छोटा है तो इसलिए आप अक्सर बाइंग में घुसते हैं, और बाइंग में आपको पता है कि टाइम आपके अगेंस्ट भी काम करता है, मगर छोटा अमाउंट होने की वजह से बाइंग में घुसते हैं। तो आपका रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली अलग है। वो बड़े अमाउंट पे कोई रिस्क नहीं ले रहा, आप छोटे अमाउंट पे बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। तो दोनों का एम अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जो आपको ऑनलाइन कोई सिखा रहा है उससे सीखो कि कैसे स्टडी करते हैं, मगर ट्रेड आपने अपने हिसाब से लेना है, ऑनलाइन हिसाब से नहीं लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि अब बड़ा इन्वेस्टर ट्रेड कैसे करता है। जैसे आज का एक एग्जांपल मैं दिखाऊं, लेट्स से ये आपको ये एंजल वन की होल्डिंग दिखाई दे रही है। इसमें मेरे पास एंजल वन के 5,000 शेयर हैं। प्लीज़ ध्यान दें, इसमें कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन या कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं। ये आपको पहले मैं इन्वेस्टमेंट साइड बता रहा हूँ। तो ये जो है, आप अगर इसका यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ये जो है कुछ दिन पहले मैंने ख़रीदा है, लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। तो ये मैंने एक जो है एंजल वन के 5,000 शेयर खरीदे हैं। तो ये मैंने 2 लॉट खरीदे हैं, और उसको मैं हर महीने जो है जो भी भाव है उसके ऊपर 10% ऊपर जाके मैं उसका कॉल बेचता आ रहा हूँ हर महीने से। तो ये लगभग 200-250 दिन के आसपास आप देख सकते हैं कि हो गए हैं। तो 235 दिन हो गए हैं इसको, और अभी जो लेटेस्ट जो लॉट खरीदा उसको 104 दिन हुए हैं। तो पहले एक लॉट था, उस पर मैं कॉल बेचता आ रहा था। ये जो कॉल बेचने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आज मैंने यहाँ पे शेयर खरीदा तो मैं इसके ऊपर जाके उसी महीने का 10% ऊपर जाके मैं अगर कॉल बेच देता हूँ तो उसमें मेरे को लगभग 1% के आसपास मेरा पैसा बन जाता है। अब आप बोलेंगे उसके लिए मार्जिन देना पड़ता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट इतना है, उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि इसके लिए उनको सारा मार्जिन फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, आप ये बिड्स में देखेंगे, तो जैसे आप देखेंगे कि ये मेरा जो लिक्विड फंड है उसका कोलेट्रल है, ये मेरा जो इक्विटी का है ये कोलेट्रल है, और थोड़ा बहुत अगर आपके पास कैश भी है तो वो कैश भी आप उसमें जोड़ेंगे, तो आपको काफ़ी बड़ा मार्जिन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो आप जिस चीज़ के आपने शेयर खरीदे हुए हैं उसके 10% ऊपर जाकर अगर आप कॉल बेच देंगे तो कई पॉसिबिलिटी है। आप उसको होल्ड करके वैसे ही बैठ रहे हैं, अगर मार्केट वहाँ से नीचे चला गया कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने कॉल का पैसा बेचा वो 1% पूरा पूरा आपको आ गया। अगर इक्विटी यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, 10% नहीं गया मगर थोड़ा ऊपर गया, तो भी आपको वो जो कॉल बेचा उसका पूरा 1% आपको आ गया, और ये जो प्रॉफिट हुआ वो अगली बार यहाँ आया, अगले महीने आपने यहाँ से 10% ऊपर करके बेच दिया। ठीक है। अगर किसी महीने में एकदम शेयर बहुत तेज़ी से भाग जाए और 10% से ज़्यादा भाग जाए, जो कि इस महीने में हुआ है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ लेके आऊँ, देखिए ये यहाँ पे मेरे जो सारे एफएनओ वाले जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मैंने नॉन एफएनओ वालों में भी किए हुए हैं, वो आपको नीचे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंजल वन जो है इस महीने, क्योंकि ये काफ़ी नीचे गिर गया था जहाँ मैंने दूसरा लॉट भी खरीदा था, अब ये एकदम इस महीने भागकर और यहाँ आ गया है। ठीक है। तो एकदम, तो अगर आप मेरे इसमें देखेंगे तो ये लगभग जो है वो मेरे प्राइस से
8% जो जहां मैंने कॉल बेचा था उससे 8% ऊपर जो है निकल गया। तो आज सुबह मैंने इसको, जो मेरा कॉल था उसको मैंने बेच दिया और मैं इस ट्रेड से भी एग्जिट हो गया। यानी इफेक्टिवली मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मेरा एंजल वन का जो 290 का मैंने कॉल लिया हुआ था, जो कि पहले कुछ प्राइस था वहाँ से 10% ऊपर 290 था, उसका कॉल मैंने बेचा हुआ था। आज मैं उससे एग्जिट हुआ और ये देखिए मुझे 1.5 लाख से 1,55,000 रुपये का नुकसान हुआ है। पर मैं इस नुकसान से खुश हूँ। कैसे? उसकी रीजनिंग जो है दोस्तों, क्योंकि हर महीने में 1% कमाता आ रहा हूँ और ऑलरेडी जहाँ आ गया था उससे मैंने और 10%, तो एक महीने में मुझे 10% का बेनिफिट मिला। और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंजल वन को मैंने जो है वो इतना मेरा प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से ये अमाउंट मैं काट दूंगा तो बाकी मेरा 3,50,000 या जो भी मतलब बन रहा है वो मेरा प्रॉफिट है, जिसमें मैं अच्छे प्रॉफिट में निकल रहा हूँ। इसका टैक्सेशन में भी डबल बेनिफिट होता है, वो मैं लास्ट पॉइंट में मैं बात करूँगा। मगर अभी आप समझिए कि उसको मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, आप यहाँ पे ये देखेंगे तो इन सब में ये आपको यहाँ जो है ये क्वांटिटी दिख रही है और ये लॉट्स में मैं खरीदता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये शेयर्स के नाम हैं, लॉट का साइज़ मैंने लिखा हुआ है, मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो इफेक्टिवली मेरे पास कितने लॉट हैं। और फिर अगर भाव नीचे गिरता है तो मैं ये यहाँ पर कितने का पुट बेच रहा हूँ, वो भाव ऊपर चढ़ता है तो कितने का कॉल बेच रहा हूँ वो। तो मैं बहुत सारे कॉल भी बेचता हूँ, आप देख सकते हैं, और कई कॉल इस तरह से इन द मनी भी हो जाते हैं। मैं बहुत सारे पुट भी बेचता हूँ, मैं 10% बेचता हूँ, लेकिन अभी मार्केट वहाँ से ऊपर भाग के आया तो आप देखेंगे सारे पुट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी हो गए हैं। तो इन पुट का तो सारा पैसा ऐसे कैसे आ जाएगा, कॉल में कुछ इन द मनी हो जाएंगे। जैसे ये अभी मैंने एंजल वन दिखाया, ये मैंने आज ही एग्जिट किया है। इसी तरह से अब आगे जो है डिक्सन मुझे दिख रहा है, इसका भी एक एग्जाम्पल जो देख लेते हैं कि ये डिक्सन देखिए मैंने कब लिया है। डिक्सन मैंने 13 दिन पहले ये डिक्सन खरीदा है और डिक्सन का मैंने एक लॉट खरीदा है, हाँ एक लॉट खरीदा है मैंने, और मुझे और ख़रीदना था तो मैंने उसके और नीचे जाके ये डिक्सन का मैंने 10,000 पे एक लॉट ख़रीदा था, उसके और नीचे जाके 8,000 पर एक पुट भी बेच दिया और 11,300 पर कॉल भी बेच दिया। अब अगर 10,000 से जहाँ मैंने जो ख़रीदा है उससे अगर 2,000 पॉइंट और नीचे चला जाता तो मैं ख़रीदने को तैयार बैठा हूँ ये पुट बेचकर। इसे बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट, यानी मैंने कैश रखा हुआ है। वो कैश मैंने किस फॉर्म में रखा हुआ है, वो कैश आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर भी थोड़ा सा अवेलेबल कैश है, और ये जो लिक्विड फंड है दीज आर ऑल्सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इससे मैं जब चाहूँ मैं वो शेयर खरीद सकता हूँ। तो अगर इतना नीचे गिर जाता तो मैं एक और लॉट खरीदता, लेकिन वो उतना नीचे नहीं गिरा। आपने देखा मैंने ये 10,000 पे खरीदा था, 11,300 पे कॉल बेचा है और अब भाव जो है वो लगभग 11,300 के आसपास आ गया है आपके सामने। तो अब ये जो है यहाँ पे अगर आप डिक्सन को देखेंगे तो ये अब ऑलमोस्ट जो है वो एट द मनी पे आ गया है। यहाँ पे भी अगर आप डिक्सन को देखेंगे, ये जस्ट मैं ट्रैकिंग रखता हूँ, तो ये अभी मेरा जो कॉल बेचा हुआ है उसके आसपास है। तो अब क्या मुझे इसमें कुछ इशू है बेचने में? कोई इशू नहीं है। अगर मेरा ये पूरा का पूरा इन द मनी भी हो जाएगा तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे जो लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, और यहाँ पर इसकी बजाय मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, और यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट होगा, ये जो लॉन्ग टर्म वाला जो प्रॉफिट होगा वो आप देखेंगे कि मुझे 11% प्रॉफिट होगा। तो इफेक्टिवली मुझे 13 दिन में 11% का प्रॉफिट मिल रहा है। एक ये बेनिफिट है, मैं इमीडिएटली उसको लूँगा। लेकिन इसके अलावा टैक्सेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जहाँ मुझे मेरे बिजनेस में, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कंसिडर बिजनेस में लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट है, उसका एक और बेनिफिट मिलता है। तो डबल बेनिफिट कैसे काम करता है वो मैं बात करूंगा। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही और कौन सा लॉस कर रहा है, ये है, देखिए ये है केन्स टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसको भी देखें, ये केन्स टेक्नोलॉजी है, तो आप इसमें देखें तो इसमें जो है कुछ पुराना है जो अभी भी लॉस दिखा रहा है, और ये 91 डेज़ पहले और ख़रीदा है। तो टोटल अभी जो है वो केन्स में आप देखेंगे तो मैं लगभग 8% ऊपर आया हूँ, और ये ऑलमोस्ट मेरे ATM पे आ गया है। तो इसमें मैंने 10% की बजाय शायद 8 साढ़े 8% पे ही मैंने ऊपर जाके जो है वो कॉल बेचा था, और अभी इसमें 8% आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसमें आप देखें कि मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अगर मेरा कॉल इन द मनी हो गया तो मैं डिलीवरी देने के लिए मेरे पास ऑलरेडी शेयर हैं, और मैं एक महीने में 10% ऊपर पे, अगर एक महीने में 10% भाग जाता है तो मुझे डिलीवरी छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब डिलीवरी छोड़ूंगा तो इमीडिएटली उसके 10% नीचे जाके मैं पुट बेचना शुरू कर दूंगा, और यदि भाव गिर गया तो मैं पुट खरीद लूंगा। जैसे कि पिछले महीने में आपने देखा मार्केट बुरी तरह गिरा था,
तो आपको मैं पिछले महीने में दिखाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए, ये 18 मार्च से 30 मार्च के बीच में, यानी मंथ ख़त्म होते होते बहुत सारे मेरे पुट्स जो हैं वो इन द मनी आ गए थे। ये देखिए, ये कौन सा है, LT 3900 पुट गॉट ITM, 50,000 का लॉस हुआ, मैंने वहाँ पे ख़रीद लिया। बॉट एट धन, इस लाइन को छोड़ दीजिए, मतलब वो मैंने कहाँ ख़रीदा वो लिखा है। 320 ITM हुआ, 45,000 का लॉस, ये ITM हुआ 47 का लॉस, ये ITM हुआ 40 का लॉस। तो ये सब में किसी में 4%, किसी में 3%, इसमें तो बहुत ज़्यादा। ये कौन सा है, लोधा तो इतना गिर गया था कि उसमें 14% तक का लॉस हो गया था, 40,000 का। तो ये सब जो है अब मैंने खरीद लिए। अब वहाँ से आप देखोगे तो आप देखो कि वहाँ से जो है ये सारे जो मैंने उस समय खरीदे हैं, सब के भाव जो हैं आप देखेंगे कि वापस ऊपर चढ़ गए हैं। ठीक है, अब चढ़ गए हैं तो मैं उनके ऊपर कॉल बेच सकता हूँ, चाहूँ तो 10%। और जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, तो हमारा विक्स इतना ज़्यादा चढ़ता है कि आप 10% की बजाय 15% पर भी बेचेंगे तो भी आपको 1% मिल जाता है। तो मैंने 15% दूर के जो हैं वो काफ़ी सारे मैंने जो है वो बेचे हुए हैं। और मार्केट इतना तेज़ी से रिकवर हुआ कि कई तो 15% वाले भी इन द मनी आ गए। तो ये ऊपर जो है आप कवर्ड कॉल बेच देते हैं, नीचे आप कैश सिक्योर्ड पुट बेच देते हैं कि अगर इन द मनी आए तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप ये सारे लॉट्स उठा पाओ। तो आप देखो कि ये सारे मैंने लॉट्स में खरीदे हैं। ये कोई भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब के लॉट्स हैं। जैसे LT का लॉट 175 का है, BPCL का लॉट 1975 का है। तो ये जो है इस तरीके से खरीदते हैं। तो हमारे ट्रेड्स क्या हुए, शेयर अगर खरीदा हुआ है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो 10% ऊपर जाकर उसका कॉल बेचना। और अगर कॉल इन द मनी हो गया और डिलीवरी छोड़नी पड़ गई उस केस में, या कोई शेयर नया आया है FNO में और मेरा इंटरेस्ट है, या मुझे लग रहा है कि ये मार्केटिंग फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, तो उसको मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं अभी खरीदने की बजाय, तो हो सकता है उसके 5% नीचे का मैं पुट बेचूं, क्योंकि अगर मैं अभी खरीदने को तैयार ही हूं तो मैं अभी क्यों खरीदूं। 5% नीचे आएगा मैं तभी खरीदूं, अगर नहीं आएगा तो मैं 5% नीचे पुट बेचता रहूंगा और वो पुट का जो हर महीने का प्रॉफिट है वो मैं लेता रहूंगा। जब गिर के आएगा तब मैं उस प्राइस पे खरीद लूंगा। तो दोनों तरफ से आपकी बैलेंसिंग हो पाती है और इसमें रिस्क नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कॉल आप बेच रहे हैं उसकी आप डिलीवरी छोड़ रहे हैं, पुट आप जो बेच रहे हैं वो उस प्राइस पर आप लेने को तैयार हैं, इसलिए रिस्क नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं हो, कैश सिक्योर्ड नहीं है, तो पुट लेंगे तो इनफाइनाइट रिस्क है। कॉल में डिलीवरी छोड़ने को नहीं है और कॉल बेच दिया और इन द मनी हो गया तो बहुत बड़ी रिस्क है, आप फंस जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल, ये उसी स्टेट में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए ये बड़े HNIs जो हैं, तो इसलिए जो है HNI इसे यूज़ करते हैं अपना एडिशनल 1% अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर महीने जनरेट करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने बोला था, टैक्सेशन। देखिए, ज़्यादातर सारे HNIs जो हैं वो लगभग 35% से ऊपर के टैक्सेशन में आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मान लीजिए मैं अपना ये 25-26 का टैक्सेशन अगर मैं दिखाऊँ, तो मेरा इफेक्टिव टैक्सेशन रेट जो है वो 35.56% पे आ रहा है। तो ये जो टैक्स रेट है इसका मतलब क्या है समझिए। अगर आपने शेयर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखे और फिर बेचे तो आपको टैक्स 12.5% लगता है, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। उसमें वो 1.25 लाख 1.5 लाख छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उससे ऊपर का होता है अगर आपने शॉर्ट टर्म में, यानी शेयर आज खरीद के कल बेचे, 1 महीने बाद बेचे, 6 महीने बाद बेचे, 11 महीने बाद बेचे, लेकिन 1 साल से पहले बेच दिए, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। उस पर 20% टैक्स लगता है। जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कुछ प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पर हमको 30% टैक्स लगता है। और इन टैक्स पर जो है वो बाद में, अगर आपका साल का जो टोटल आपका रेवेन्यू है वो अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 15% उस पर एडिशनल लगता है, फिर उस पर सरचार्ज लगता है 4%। तो मिला मिलू के लगभग 35.5% के आसपास जो है वो मेरा आता है। जो और ज़्यादा कमाते हैं उनका 40 के आसपास भी आता है। ठीक है, तो अब समझिए कि जब मेरा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ये ले लूँ कि आज मैंने ये एंजल 1 में मैंने बेचा, यहाँ पर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, यानी इसमें जो मुझे 4 लाख का कुछ का जो प्रॉफिट हुआ, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 4,12,250, इस पर मुझे टैक्स देना है 20%। ये 20% इसलिए क्योंकि ये 1 साल से कम का है। लेकिन अगर ऐसा ही मान लीजिए मैं ये आवास जो है इसमें 300 लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, या ये जो सारे ग्रीन दिख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले, यानी 1 साल से ऊपर हो गया है।
अगर उन्हें मैं बेचूंगा तो सिर्फ 12.5% देना पड़ेगा। तो अभी आज मैंने ये बेचा है, इस पर मैं 20% दूंगा, लेकिन यहां पर मेरा जो लॉस हुआ है ये, क्योंकि ये कॉल है, तो इसमें मेरा जो लॉस हुआ है वो लॉस का जो डिडक्शन है, यानी मेरे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग कैलकुलेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग कैलकुलेट होता है, बिजनेस इनकम जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो इनकम है बिजनेस इनकम बोलते हैं, वो अलग कैलकुलेट होता है। तो इसमें जो लॉस जो कटा है वो 30% वाला है, यानी यहां मेरा जो प्रॉफिट था जिस पर 30% प्लस एक्स्ट्रा जो लग के, यानी 35.5% जो टैक्स लगना था वो कम हुआ है, और जो बढ़ा है वो 20% वाला बढ़ा है। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इफेक्टिवली आपको टैक्स आपको सब पे देना है, पर टैक्स की रेट अलग अलग है। तो 35% वाला जो टैक्स था वो अभी रिड्यूस होकर कम हो गया है, और जो 20% वाला है वो बढ़ गया है। तो आपने देखा एक बेनिफिट तो ये हुआ कि वो 10% का अपने को जो प्रॉफिट मिला, और उसके अलावा ये भी बेनिफिट मिला कि 35% वाला आपका ड्रॉप हो गया, 20% वाला आपका बढ़ गया। तो ये ड्यूअल बेनिफिट होता है, और इसलिए जो है आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं, और उसके लिए सब छोटे छोटे ट्रेड करते रहते हैं। तो ये आपको इस तरह के जो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में छोटे छोटे क्विक ट्रेड आपको जो दिखाई देते हैं, जैसे या सुबह का आई थिंक इसमें कुछ 30,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, और इसमें शायद 10-15 हज़ार का, तो टोटल अगर आप देखोगे तो कुछ 58,000 का ये आज का जो है वो बैंक निफ्टी का है। तो बीच बीच में छोटी छोटी सी चीज़ें हम करते रहते हैं जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, उसमें कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है। और ये ओवरऑल जो 90% आपके जो कॉल आप लेते हैं, 90% जो है वो इन द मनी नहीं होंगे, तो आप अगले महीने का बेचेंगे, अगले महीने का बेचेंगे। कुछ इन द मनी होंगे तो आप उनको एग्जिट करके उनके पुट बेचना शुरू कर देंगे कि नीचे जाए तो आप फिर खरीद लें। तो ये दोनों की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है दोस्तों। बड़ा ट्रेडर 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ से जो ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा है। वो 12% अज्यूम कर रहा है कि इक्विटी दे देगा, उसके ऊपर 12% मैं एडिशनल बना लूँगा, साल का 24% बन रहा है, रिस्क नहीं है। कोई नया ट्रेडर आया है 50,000 रुपये लेके अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के कि फुल टाइम ट्रेड करूँगा, तो उसको 50,000 से अगर 10-20 हज़ार भी बनाने हैं तो उसको 10 से 20% मंथली रिटर्न चाहिए। तो उसकी रिस्क सोचिए, रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं, ये समझिए। आपकी रिस्क बढ़ेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। आपको ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। तो 20% किसी महीने मिल भी जाए तो अगले महीने 20% गिर भी सकता है, तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो समझिए, ऑनलाइन जो भी आपको बता रहा है कि ये ऐसा ट्रेड सीखिए, सीखने के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन कौन कैसा ट्रेड ले रहा है, आप मेरे ट्रेड देखकर अगर आप ट्रेड ले, अब मान लीजिए मैं आपको मेरे सारे ट्रेड यहाँ में दिखा भी दूँ, तो आप मेरे ट्रेड देख के आप ट्रेड लेंगे, आप फंस जाएंगे। क्योंकि इस हर ट्रेड के पीछे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ के आप यहीं देख लीजिए, तो आप इसी के ही साइड में आप देखेंगे कि हर ट्रेड के सामने यहाँ क्वांटिटी है। तो मैंने जो कॉल बेचे हुए हैं यहाँ पे आप देखिए, जैसे एस्ट्रल में मेरे पास 850 है, यहाँ एस्ट्रल का बेचा ही नहीं है। आप बजाज ऑटो में देखेंगे मेरे पास 150 है, यहाँ आप देखेंगे बजाज ऑटो मैंने 150 बेचा हुआ है। तो जितनी मेरे पास क्वांटिटी है मैं उतने ही बेचता हूँ, और वो सब मैं यहाँ पर मैं ट्रैक करता रहता हूँ, और सब में नहीं बेचता हूँ। जैसे किसी किसी में मैं नहीं बेचता, कहीं कहीं मैं पुट भी नहीं बेचता। अभी मार्केट इतना चल रहा है कि पुट आपको ज़्यादा बिके हुए दिख रहे हैं। जब मार्केट मुझे लगेगा कि ऊपर जाकर स्टेबल हो रहा है तो वहाँ से मैं कॉल बेचना मैं फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए ये एक तरह से रिस्क प्रूफ है। यानी इस तरह के ट्रेड में मुझे रिस्क नहीं है। अगर शेयर नीचे गिरेगा तो मुझे 10% नीचे पे मिलेगा, मैं रेडी हूँ खरीदने के लिए, और ऊपर भाग के महीने भर में 10% से ऊपर भाग गया तो आई एम विलिंग टू सेल एट दैट प्राइस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल। और अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, छोटे ट्रेडर हैं तो बिल्कुल अलग तरह की ट्रेडिंग है। इसके मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, तो वो सीखिए और अपने हिसाब से अपना सिस्टम बनाइए और उसमें ट्रेड लीजिए। तो दैट इज़ इट फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्यों आपको बड़े ट्रेडर्स के ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी होल्डिंग में क्या है आपको नहीं पता है, और उनकी होल्डिंग को सोच समझकर वो ट्रेड लेते हैं। जैसे मेरी होल्डिंग में अभी ऑलमोस्ट सारे बैंक हैं, और अगर सारे बैंक्स और बैंक निफ्टी एक लेवल तक भाग गया है और मैं उसके ऊपर दबाकर कॉल बेच रहा हूँ, मान लो सीधा बैंक निफ्टी का ही कॉल बेच रहा हूँ मैं, तो आपको लगेगा कि इन्होंने बैंक निफ्टी का कॉल बेचा है तो मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा। हो सकता है मैंने ये सोच के बेचा है कि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा तो मैं मेरे सारे बैंकिंग शेयर को मैं निकल जाऊँगा और 12.5% का टैक्स दूंगा, और नीचे गिरेगा तो फिर खरीद लूँगा। तो आप अपने हिसाब से सीखें
मगर अपने हिसाब से ट्रेड लें। किसी भी बड़े इन्वेस्टर को, स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स लाइक मी, फॉलो करके स्क्रीन देखकर कि क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, बिल्कुल ट्रेड ना लें। थैंक यू, बाय बाय।